प्यारे बच्चों, मैं संगीता तोमर, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिलाई, जिला सिरमौर, आप सबका हर घर पाठशाला कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज ये हमारा अध्याय 6 का 5वां भाग है और इससे पहले हम 4 भाग आपको पिछली वीडियो में कर चुके हैं। और अब हम आज इस अध्याय में, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो ये इस चैप्टर का नाम है वो 3 वर्ग है और इस 3 वर्ग में हम मध्यकालीन यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। और मध्यकालीन यूरोप का जो समय है वो 9वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक का समय है और इसके दौरान क्या क्या मध्यकालीन यूरोपीय समाज में गतिविधियाँ हुई, उन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 14वीं शताब्दी का संकट। 14वीं शताब्दी में यूरोप में एक संकट आया था जिसके कि यूरोपीय इतिहास में दूरगामी परिणाम निकले थे। तो उन संकट के बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं 14वीं शताब्दी का जो संकट था, उसका जो पहला कारण था वो था पर्यावरण में परिवर्तन। जी हाँ, 13वीं शताब्दी में यूरोप में क्या हुआ कि जो उस समय पर्यावरण में इस तरह का परिवर्तन आया कि जो गर्मी का स्थान था वो शीत ऋतु ने ले लिया था। अब गर्मी का जो मौसम था वो बहुत छोटा रह गया था और जिसके कारण भूमि की जो उत्पादन क्षमता वो बहुत कम हो गई थी और इससे घोर खाद्य संकट उत्पन्न हो गया था। और जो भयंकर तूफान थे और जो सागरीय बाढ़ थी उसने भी कृषि अधीन जो भूमि थी उसको नष्ट कर दिया। तो इससे स्थिति और अधिक विस्फोटक होगी। और इसके अतिरिक्त उस समय दूसरी ओर जो जनसंख्या थी उसमें तीव्र वृद्धि हो रही थी और जब जनसंख्या अधिक होने के कारण वहाँ पर संसाधन बहुत कम पड़ गए थे और जिससे कि अकालों का जन्म हुआ। और 1315 से लेकर 1317 के दौरान यूरोप में बहुत सारे अकाल पड़े और इसका जो कारण है वो बहुत बड़ी संख्या लोगों की वो मृत्यु का ग्रास बन गई। और जो चरागाहों की कमी के कारण पशुओं को भी जब पर्याप्त चारा उपलब्ध नहीं हो सका तो इस तरह से जो इसका ये परिणाम निकला कि भारी संख्या में पशु भी मारे गए। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जिसमें है हमारे पास चांदी की कमी। तो 14वीं शताब्दी में जो ऑस्ट्रिया और जो सर्बिया था वहाँ पर चांदी की कमी आ गई थी और इन दोनों देशों से विश्व की जो सर्वाधिक चांदी की खानें थी और यहाँ से दूसरे यूरोपीय देशों को चांदी का निर्यात किया जाता था। और उस समय अधिकांश यूरोपीय देशों में चांदी की मुद्रा का प्रचलन था और इस धातु की कमी के कारण यूरोपीय व्यापार को जबरदस्त आघात लगा। और इसका ये भी कारण था कि चांदी की कमी के कारण जो मिश्रित धातु का जो मुद्रा थी उसका प्रचलन किया गया, लेकिन इसे व्यापारी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अब इसके बाद बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्यूबोनिक प्लेग। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा आजकल जो ये पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो उसी तरह से यूरोप के इतिहास में भी ब्यूबोनिक प्लेग नाम की एक इसी तरह की बीमारी फैली हुई थी जिसे कि काली मौत भी कहा जाता था। और ये जो बीमारी थी ये 14वीं शताब्दी में फैली हुई थी और जो ये बीमारी थी ये इसे काली मौत भी कहा जाता था और ये बीमारी चूहों से फैली हुई थी। और इसे काली मौत इसलिए कहा जाता था कि जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी लगती थी उसका रंग काला पड़ जाता था। और इस बीमारी का जो पहला लक्षण देखने को मिला वो 1347 ईस्वी में सिसिली में देखने को मिला था। फिर इसके साथ साथ यहाँ से एशिया से व्यापार के लिए आए जलपोतों के साथ चूहे भी आ गए और इससे वहाँ भी प्लेग फैल गई और शीघ्र ही 1348 ईस्वी से 1350 ईस्वी के दौरान यूरोप के अनेक देशों में ये बीमारी फैल गई थी। तो इस बीमारी मतलब जिस भी व्यक्ति को ये बीमारी लग जाती थी उसकी मृत्यु निश्चित थी। तो इस तरह से यूरोप में जब ये बीमारी फैली तो 1300 ईस्वी में से लेकर और जो 1300 ईस्वी में यूरोप की जो जनसंख्या थी वो 730 लाख थी, जो कि 1400 ईस्वी में
4 लाख रह गई। और बहुत सारे जो वहाँ से लोग वो दूसरे देशों में उनका विस्थापन हो गया और वहाँ पर मज़दूरों की कमी आ गई और जो मज़दूरों की जो मज़दूरी थी वो कई 100 गुना बढ़ गई। और इससे क्या हुआ कि जगह जगह पर कृषकों के विद्रोह होने लगे और जो ये प्लेग था इसका यूरोपीय इतिहास में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र पर बहुत ही दूरगामी परिणाम निकले। तो ये तो थे हमारे 14वीं शताब्दी के संकट के जो जो कारण रहे उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की। अब हमारा जो यहाँ पर मेन टॉपिक और रहने वाला है वो है राज्यों का गठन। प्यारे बच्चों, 15वीं शताब्दी का अंत और जो 16वीं शताब्दी का आरंभ जो था वो यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के गठन का आधुनिक युग कहा जाता है। क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो मध्य युग था उस समय सामंतों का बहुत बोलबाला था और उनके पास अनेक शक्तियां थी और यहाँ तक कि जो शासक भी था वो भी उनके सहयोग पर निर्भर करता था। और इस समय लोगों में किसी प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती थी और वो अपने आप को राष्ट्र का नागरिक नहीं अपितु लंदन, वेनिस, फ्लोरेंस और जेनेवा आदि का नागरिक समझते थे। लेकिन 16वीं शताब्दी के आरंभ तक परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आया और परिणाम क्या निकला कि यूरोप में अनेक राष्ट्रीय राज्यों का गठन हुआ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो ये राष्ट्रीय राज्य थे उसके उत्थान के क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय राज्य थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगी कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल ये सारे राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आए। और अब इसमें जो ये राष्ट्रीय राज्य होते थे ये ऐसे राज्य थे जिसके नागरिक अपने आप को एक राष्ट्र से संबंधित समझते थे, जिस प्रकार से हम अपने आप को भारत का नागरिक समझते हैं, ना कि जैसे हम हिमाचल में रहते तो हम हिमाचल के नागरिक नहीं बल्कि हम भारत के नागरिक हैं। और उनकी अपनी भाषा और साहित्य होता था और उनका अपने राष्ट्र के साथ प्यार होता था और वो अपने राष्ट्र के हित के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते थे। तो इन राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के क्या क्या कारण थे? सबसे पहला जो कारण है वो है सामंतवाद का पतन। क्योंकि 16वीं शताब्दी में जब सामंतवाद का पतन हुआ तो राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान हुआ। क्योंकि मध्यकाल में हम पढ़ चुके हैं कि सामंत जो होते थे वो बहुत शक्तिशाली थे, क्योंकि उनकी अपनी एक सेना होती थी और इसके साथ साथ वो अपने सिक्के जारी कर सकता था, उनके अपने न्यायालय होते थे और वो एक मैनर जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर वो मुकदमा आदि का भी निर्णय करते थे। और इसके साथ साथ उन्होंने लोगों पर कर भी लगाए और यहाँ तक कि राजा भी उनके प्रभाव में होता था। तो ऐसे समय में राजा सामंत के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने से नहीं हिचकिचाते थे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों में बदलाव आया और सामंतों के घोर अत्याचारों के कारण लोग उनके विरुद्ध हो गए। और धर्म युद्धों में भी जब सामंतों ने भाग लिया तो उसमें भी बहुत सारे सामंत मारे गए और इससे उनकी शक्ति को गहरा आघात लगा। और इस तरह से बहुत सारे सामंत अपनी जागीरों को छोड़कर शहर में आकर बस गए। और ये भी जो ये सामंत प्रथा का जो पतन था ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान का एक महत्वपूर्ण कारण बना। अब दूसरा है चर्च का प्रभाव। तो हम ये भी जैसे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो मध्यकाल में वो चर्च यूरोप का सबसे शक्तिशाली एक संस्था के रूप में कार्य करती थी। और दूसरा ये कि उस समय चर्च के पास भी बहुत सारी संपत्ति होती थी। तो जब उनके पास संपत्ति थी तो जो पॉप बिशप जो थे उन्होंने विलासिता का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया और चर्च में भ्रष्टाचार फैल गया। तो चर्च के ऊपर जो लोगों का विश्वास था वो धीरे धीरे से ख़त्म होने लगा और इस तरह से जो चर्च का जब लोगों के ऊपर प्रभाव ख़त्म हुआ तो ये भी राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान का एक कारण बना। इसके बाद बात करते हैं मध्य वर्ग का उत्थान। कि मध्य वर्ग का जो यहाँ पर अगर उत्थान की बात करें तो इस वर्ग में धनी और व्यापारी लोग आते थे और उन्होंने अपने व्यापार और वाणिज्य के प्रोत्साहन और सुरक्षा हेतु निरंकुश राजतंत्र की स्थापना में बड़ा सक्रिय सहयोग दिया। उन्होंने सामंतों के घोर अत्याचारों से बचने और अराजकता के वातावरण को दूर करने के लिए जो राजा था उसको निरंकुश बनाया।
क्योंकि उस समय संसद में कुलीन वर्ग का बोलबाला था, इसीलिए मध्य वर्ग ये कामना करता था कि इस पर राजा की सर्वोच्चता स्थापित हो। तो इस उद्देश्य से मध्य वर्ग में राजा को नियमित उन्होंने कर देने का वचन दिया। जब राजा को कर मिला, पैसा मिला, तो उन्होंने भी अपनी शक्तिशाली सेना का गठन किया और इस शक्तिशाली सेना के चलते उसने अपने राज्यों से जो सामंत थे उनका दमन कर दिया। और इसके अतिरिक्त मध्य वर्ग में राजा को अनेक मेहनती अधिकारी भी इस वर्ग द्वारा प्रदान किए गए। तो जो ये मध्य वर्ग का उत्थान था, इस तरह इससे भी राजा जो था वो आत्मनिर्भर बन गया। अब हम बात करते हैं धर्म युद्ध की। जो ये धर्म युद्ध है ये 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में लड़े गए और इस धर्म युद्ध में भी बहुत सारे जो सामंत थे वो मारे गए, उनकी शक्ति को काफ़ी गहरा आघात पहुंचा। और इन धर्म युद्धों के कारण जब शासक को पूर्वी देशों में जाने का मौका मिला, तो उन्होंने जब वहाँ की व्यवस्था को देखा और उन्होंने वहाँ पर प्रचलित निरंकुश राजतंत्र को जब देखा, तो उससे वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इस प्रणाली को भी अपने यूरोपीय देश में लागू करने का निर्णय किया। और यूरोप में फैली अराजकता को दूर करने के उद्देश्य से लोगों ने इस दिशा में शासकों का पूरा सहयोग दिया। तो धर्म युद्ध जो थे वो भी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान का एक महत्वपूर्ण कारण बने। अब हम बात करते हैं शक्तिशाली शासकों का उत्थान। 15वीं और 16वीं शताब्दी में बहुत सारे यूरोप के इतिहास में शक्तिशाली शासक हुए, जिनमें फ्रांस का लुई 11वां और इंग्लैंड का हेनरी 7वां, स्पेन का फर्डिनेंड और इजाबेला। इन शासकों ने एक शक्तिशाली सेना को तैयार किया जो कि बंदूकों और बड़ी बड़ी तोपों से लैस थी। ऐसी सेना के सहयोग से इन शासकों ने जो सामंत की जो सेना थी उनको हराया या उन सामंतों का दमन किया। तो इसका ये कारण था कि जो सामंतों की जो सेना थी उनके जो युद्ध के ढंग वो तीर और तलवार थे, तो वो तोपों का मुकाबला नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त राजाओं ने अपनी सेना के सहयोग से अपनी जो उनकी सीमाएं थी उसकी रक्षा और विस्तार करने में भी सफलता प्राप्त की। और राजाओं ने अपनी शक्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से लोगों पर नए कर भी लगाए। और इस समय बहुत सारे कृषकों ने विद्रोह भी किए, लेकिन इन विद्रोह का राजा ने बड़ी शक्तिशाली ढंग से उसका दमन किया। तो ये जो शक्तिशाली जो शासक थे इनका जो उत्थान था ये भी राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान का एक कारण बना। इसके बाद अब बात करते हैं विद्वानों के लेख। 15वीं और 16वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप के इतिहास में अनेक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अपने लेखों द्वारा राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनमें कौन कौन से? इटली का मैकियावेली, फ्रांसीसी लेखक बोधिनी, इंग्लैंड का लेखक थॉमस हॉब्स। और ये जो सारे लेखक हुए इन्होंने अपना जो अपने ग्रंथ वगैरह थे उसमें इन्होंने राष्ट्रीयता से संबंधित लेख लिखे, जिसका कि लोगों के ऊपर बहुत असर हुआ। और इस तरह से जो लोगों के ऊपर जो एक तरह से सामंतों का और चर्च का जो प्रभाव था वो खत्म हुआ और लोग राष्ट्रीय राज्य की स्थापना में आगे आए। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, ये तो हमारा आज का जो टॉपिक था 14वीं शताब्दी का संकट, और इसके साथ साथ हमने राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के क्या क्या कारण रहे उसके बारे में हमने बात की। तो मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि आप लोगों से ये पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप या तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर आप अपना जो आपके विषय के अध्यापक हैं उनसे अपनी जो समस्याओं का निदान करवाएं। और इसके साथ साथ आप मेरा YouTube चैनल संगीता तोमर, उस पर भी ये वीडियो आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ शुभ दिन। जय हिंद, जय भारत।